अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। कैबिनेट आवर के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। बुलेटिन का आगाज करेंगे हेडलाइन से। बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम लाने, खुसूसन मंडी और परचून की कीमतों का गैर मंतकी फ़र्क ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन इंतज़ामी इक़दाम किए जाएँ। इंतज़ामी इक़दामात के नताइज सामने आने चाहिए, वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत। अगर अफगानिस्तान को तनहा छोड़ने की गलती दोहराई गई तो बड़ा बहरान पैदा हो सकता है। खित्ते और बैनुल-अक़वामी ताकतों के साथ मिलकर मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए कोशां हैं। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन का गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। अफगानिस्तान के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा और G7 के अहम इजलास आज हो रहे हैं। अफगानिस्तान की मदद जारी रखें, बैरूनी दुनिया को कदम बढ़ाना होगा और अफगानिस्तान के मंजरनामे में रहना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा का बैनुल-अक़वामी बिरादरी से मुतालबा। आलमी इदारा खुराक की दरख्वास्त पर PIA का खुसूसी तैयारा खुराक और अद्वियात लेकर मज़ार शरीफ पहुँच गया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 13 सितंबर को बुलाया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और वज़ीर आज़म के पार्लिमानी उमूर के डॉक्टर बाबा रवान के दरमियान मुलाकात में फैसला। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर ममलकत खिताब करेंगे। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सियासत का महवर बनने जा रहा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी दहशतगर्द ताकत को इस्तेमाल कर सकता है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। और टोक्यो पैरालंपिक्स के मुकाबले जारी। मेडल टेबल पर चीन सर फहरिस्त, बरतानिया दूसरे, अमरीका तीसरे नंबर पर मौजूद। ख़वातीन की 200 मीटर दौड़ में चीन की शायना ज़हौ का नया आलमी रिकॉर्ड। स्विमिंग के 100 मीटर मुकाबले में जापान के यामागुची ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में रशियन ओलंपिक कमेटी के दमित्री जेनेजोव ने नया आलमी रिकॉर्ड कायम करके तलाई तमगा अपने नाम किया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। इन खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। कोरोना हो गया, सारों ने हमें प्रेशर डाला कि आप भी लॉकडाउन करें और बड़ी हमारी ऑपोजिशन के मेंबर्स ने तनकीद की। बड़ा मुश्किल फैसला किया कि हम जो भी हो जाए हम ये पूरी तरह लॉकडाउन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे गरीब भूखे मर जाएंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान की मिसाल दी कि वो मुल्क है जिसने अपनी बेहतरीन तौर पे अपनी इकोनॉमी बचाई। अगर हम गलत फैसला कर लेते, यहाँ लोगों ने भूखे मरना था, जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है। कैबिनेट आवर का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको आगाह करें, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम, खुसूसन मंडी और परचून में गैर मंतकी फ़र्क को ख़त्म करने के हवाले से हर मुमकिना इंतज़ामी इक़दाम यकीनी बनाया जाए। इस्लामाबाद में बुनियादी अशिया ज़रूरिया की तलब और रसद और उनकी कीमतों के हवाले से जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि महज इंतज़ामी अफसरान की खिलाफ कार्रवाई नाकाफ़ी है। इंतज़ामी इक़दामात के नताइज सामने आने चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मैसर आए। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि चीनी और गंदम की मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए मुफस्सिल मनसूबाबंदी और बरवक्त इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। इजलास में वज़ीर आज़म को मुल्क भर में आम आदमी के इस्तेमाल में आने वाली बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों, खुसूसन मंडी और परचून के निर्खों का तकाबली जायज़ा पेश किया गया। मुल्क में चीनी और गंदम की मौजूद ज़खायर और मुस्तकबिल की ज़रूरियात को पूरा करने के हवाले से उठाए जाने वाले इक़दामात पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। खुर्दनी तेल की कीमतों में वाज़े कमी लाने के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात से भी इजलास को आगाह किया गया।
चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सूबे पंजाब में कीमतों के हवाले से किए जाने वाले इंतजामी इकदामात से आगाह किया। इजलास को बताया गया कि कीमतों के इस्तेहकाम के ज़िम्न में अपनी जिम्मेदारियों में सुस्ती का मुजाहरा करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अब तक 7 असिस्टेंट कमिश्नर्स, मार्केट कमेटीज़ के 2 सेक्रेटरीज को मुअत्तल जबकि 2 डिप्टी कमिश्नर्स को वार्निंग दी जा चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि खुर्दनी तेल की कीमतों में कमी लाने के लिए मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स के साथ मामलात हतमी मराहिल में हैं, जिसके नतीजे में खुर्दनी तेल की कीमतों में 10 से 15 रुपए फ़ी किलो कमी मुतवक्के है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि माजी की हुकूमतों ने छोटी सनतों को नज़रअंदाज किया, हमारी पूरी तवज्जो छोटी सनतों को सहूलियात देने पर मरकूज है। इस्लामाबाद में छोटे और दरमियाने कारोबार के हवाले से जायज़ा इजलास की सदारत के दौरान खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका इदारों को हिदायत की कि ईज़ ऑफ बिज़नेस पॉलिसी के तहत छोटे कारोबार करने वालों को मुराद और आसानियाँ फ्राहम की जाएँ। उन्होंने कहा कि SMEs मुल्क की मईशत में खुसूसी अहमियत की हामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि मुजव्वज़ा SME पॉलिसी को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल दी जाए। इजलास को ब्रीफिंग में सेक्रेटरी सनत व पैदावार डिवीज़न ने बताया कि छोटे और दरमियाने कारोबार पाकिस्तान के कुल GDP का 40% हैं। इजलास के मुजव्वज़ा SME पॉलिसी के खदोखाल के हवाले से भी आगाह किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि SME के फ़रोग़ के लिए एक्शन प्लान की मंजूरी वफाकी काबीना पहले से दे चुकी है और इस शोबे को टैक्स की मद में खातिर खामरात दी जा रही हैं। इजलास को बताया गया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे से मुंसलिक कारोबार को खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, जबकि स्टेट बैंक की ज़ेर निगरानी छोटी और दरमियानी सनतों को कर्जे फ्राहम किए जाएंगे। वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि अफगानिस्तान को तनहा छोड़ने की गलती अगर दोहराई गई तो बड़ा बहरान पैदा हो सकता है। हम खित्ते और बैनुल-अक़वामी ताकतों के साथ मिलकर मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए कोशा हैं। गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान 35 लाख अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी कर रहा है, हमारी मईशत मज़ीद बोझ नहीं उठा सकती। अफगानिस्तान की पेचीदा सूरत हाल के बायस मखलूत हुकूमत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में बदअमनी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह है। इस वक्त मुहाजिरीन को कोई बहरान नहीं है। अफगान मुहाजिरीन के हवाले से जामे हिकमत अमली वज़ा है, माजी की तरह सूरत हाल पैदा नहीं होगी। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार मुल्क की हैसियत से काबुल से गैर मुल्कियों और आलमी इदारों में काम करने वालों के इनखला में मदद की। PIA के जरिए 4500 अफराद को काबुल से निकाला गया है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अफगानिस्तान के बारे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मशवरे को नज़रअंदाज किया गया। अशरफ गनी ने अफगानिस्तान में आम इंतखाबात नहीं कराए, जामे हुकूमत तश्कील नहीं होने दी। ये 2 इक़दामात न करने से बड़े मसाइल पैदा हुए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में जामे हुकूमत के लिए कोशिश कर रहा है। रूस, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर मुश्तमिल ट्राइका प्लस अहम है। इस हवाले से खलीजी ममालिक और ईरान का भी अहम किरदार है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की अफगानिस्तान में अमन के ख़्वाह हैं और दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। नाज़रीन, अफगानिस्तान के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा और G7 के अहम इजलास आज हो रहे हैं। एक हफ्ते के दौरान G7 का ये दूसरा इजलास होगा जिसमें अफगानिस्तान का एजेंडा ज़ेर बहस आएगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का इजलास भी इससे कबल 16 अगस्त को हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा ने बैनुल-अक़वामी बरादरी से मुतालबा किया है कि वह अफगानिस्तान की मदद जारी रखें। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमिश्नर रॉबर्ट कोलवेल ने कहा कि अफगानिस्तान में इमारतों की बड़ी सतह पर तबाही हुई है। मौसम सरमा से कबल मुल्क में खुराक और दवाओं की फ्राहमी में इजाफे की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बैरूनी दुनिया को कदम बढ़ाना होगा और अफगानिस्तान के मंजरनामे में रहना होगा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है कि फ्रांस और बरतानिया की जानिब से काबुल में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत सेफ जोन बनाने की करारदाद पेश की जाएगी ताकि वो अफराद जो अफगानिस्तान से निकलना चाहें बआसानी बाहर जा सकें। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि काबुल से इनखला के लिए तालिबान से बातचीत का मतलब उन्हें तस्लीम करना नहीं, तालिबान से शहरियों के इनखला से मुतल्लिक बात कर रहे हैं। हम नई हुकूमत को तस्लीम करने के लिए अपनी शराइत रखेंगे। अफगानिस्तान के हवाले से G7 का अहम इजलास आज होगा। तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला अहमदुल्लाह खुनज़ादा गुज़िश्ता रोज़ नामालूम मकाम से सुबह कंधार पहुंचे हैं। इत्तलात के मुताबिक उन्होंने कंधार के कबायली रहनुमाओं से मुलाकात की है।
तालिबान के सुप्रीम लीडर काबुल जाएंगे, जहां वो तालिबान के ओहदेदारों और अफगान सियासतदानों और रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। तवक्को है कि उनके काबुल पहुंचने के बाद नई हुकूमत की तश्कील के लिए मुज़ाकरात में तेज़ी आएगी। नाज़रीन, इसी पर बात करेंगे माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर और पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के खुसूसी नुमाइंदे अफ़गान उमूर के हवाले से रशीद साफ़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम रशीद साफ़ी साहब। वालेकुम अस्सलाम। रशीद साफ़ी साहब, अब G7 का अहम इजलास हो रहा है, फिर अक़वाम मुत्तहिदा भी अपील कर रहा है, पाकिस्तान की जानिब से भी अपील की जा रही है। क्या अफ़गानिस्तान को इस नाजुक मोड़ पर तनहा नहीं छोड़ा जाए? जिम्मेदारियों का एहसास है आलमी बरादरी को? हम कुछ तल्ख़ बयानात भी देख रहे हैं बैनुल-अक़वामी बरादरी की जानिब से। जी बहुत शुक्रिया। अगर एहसास नहीं है बैनुल-अक़वामी बिरादरी को तो ज़रूर उन्हें एहसास होना चाहिए। और इस हवाले से आपने जिक्र किया कि G7 का एक हफ्ते के अंदर ये दूसरा इजलास है और इसके एजेंडे पे सबसे अहम मामला अफ़गानिस्तान का है। इसमें जो ये देखा जाएगा, हालात तो वाक़यात का जायज़ा लिया जाएगा। G7 ममालिक जो है, दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक होते हैं, उन्होंने अब ये देखना है कि मुस्तक़बिल में उन्होंने तालिबान क़यादत के साथ किस तरह आगे बढ़ना है। तो तवक्कुआत तो ये है कि आलमी बिरादरी अगर तालिबान इस वक्त काबिज़ है और तालिबान का ये कहना और दावा है कि अफ़गान अवाम ने उन्हें वेलकम किया है, तो बैनुल-अक़वामी बिरादरी को अब तालिबान की क़यादत को मेरे ख्याल में तस्लीम करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि तालिबान अपना साबिक़ा मौक़िफ़ में लचक पैदा करेंगे और इसी के लिए तालिबान के साथ तो जो इस वक्त सफारती राब्तों में ममालिक जो मौजूद हैं, वो यही इसी बात पे ज़ोर दे रहे हैं कि तालिबान अपने जो नए निज़ामी हुकूमत को दुनिया से चलने के मुवाफ़िक़ बनाए हैं। और आपको इल्म है कि इस वक्त कंदहार में जो अमीर तालिबान है हेबतुल्लाह साहब, उनकी सरबराही में हुकूमत साजी के हवाले से और मुफ़ाहमती अमल के हवाले से कोशिशें जारी है। और इसी तरह काबुल में भी लोहे जरगे की तैयारी के लिए कोशिशें जारी है। तो तवक्को ये है कि जबकि अमेरिका के इन्फिला की तारीख बिल्कुल करीब है, उसमें एक ही दिन बाकी है, तो उसके फ़ौरन बाद हुकूमत साजी का अमल मज़ीद तेज़ होगा। अच्छा साफ़ी साहब, ये बताइएगा मुझे कि जिस तरह आपने बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा और G7 का अहम इजलास जो है वो आज हो रहे हैं, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने मशरूत तौर पे तालिबान को एक्सेप्ट करने का जो है वो कहा है। फ्रांसीसी सदर का भी ये कहना है कि हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारी कुछ शराइत होंगी और अगर वो उस पर पूरा उतरते हैं तो फिर हम सोचेंगे कि उनको एक्सेप्ट किया जाए या नहीं। क्या हम ये तवक्को रखें कि आज जो इजलास होने जा रहे हैं उसमें कोई तालिबान को कुछ शराइत वगैरह दी जाएंगी कि वो इन चीज़ों पर अमल करें तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी मुमकिन हो सकेगी? जी, आप जिस जानिब इशारा कर रही हैं, तो किसी मुल्क ने अभी तक तस्लीम करने की तो बात नहीं की। हाँ, अलबत्ता दुनिया के कई ममालिक ने ये बात ज़रूर कही है कि जब तालिबान निज़ाम हुकूमत देंगे तो उसके बाद ये ममालिक अपने मफादात और इंसानी हुकूक, स्पेशली उसकी आज़ादी के हवाले से उन अवामिल का जायज़ा लेकर तालिबान के साथ मुस्तक़बिल में सफारती ताल्लुकात बनाने के बारे में सोचेंगे। तो इस हवाले से G7 का इजलास यकीनी तौर पर होम वर्क तो ज़रूर है इस अमल के लिए, और वो ये इस बात का जायज़ा ले रहे हैं कि तालिबान किस किस्म का निज़ाम लाने के बारे में सोच रहे हैं। तो जी साफ़ी साहब, मैं ये ऐड करना चाह रही हूँ यहाँ पर कि जिस तरह तालिबान जो हैं वो बार बार अपनी एक सोच को वाज़े कर रहे हैं कि उनका क्या प्लान है, वो किस तरह से इस मुल्क को आगे लेके जाना चाह रहे हैं। ख़वातीन के हकूक़ की बात कर रहे हैं, बच्चों के हकूक़ की बात कर रहे हैं। वो लोग जो मुल्क छोड़ के जाना चाह रहे हैं उनको बुला रहे हैं, यकीन दहानी करा रहे हैं कि हम आपकी इज़्ज़त, जान माल की हिफाजत करेंगे। तो आपका क्या ख्याल है, ये इक़दामात या ये अभी जो बयानात हैं जिसकी तरफ वो अमली तौर पर भी हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या ये नाकाफ़ी है इंटरनेशनल कम्यूनिटी को सेटिस्फाई करने के लिए? जी, ये मेरे ख्याल में जो अब इस वक्त जो एक मस्बत रद्द-ए-अमल आलमी बिरादरी तालिबान की तरफ दिखा रही है, तो इन्हीं बुनियाद पे ये रद्द-ए-अमल सामने आया है जो तालिबान का मस्बत तर्ज-ए-अमल जिसको हम कह सकते हैं, यानी ख़वातीन के हवाले में लचक, फिर इंसानी आज़ादी के हवाले से जो उनकी बातें, और जो मुस्तक़बिल में अमेरिका के जाने के बाद भी अफ़गान शहरियों की आमद-ओ-रफ़्त
بیرون ملک اس پہ کسی قرض نہ لگانے کی باتیں اور عام معافی کی باتیں، یہ تمام باتیں اس نے دنیا کو متوجہ کیا ہے، اور اس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ طالبان اس وقت جو بیانات دے رہے ہیں کیا اس پہ مستقبل میں وہ عمل درآمد کرنے میں کامیاب بھی ہوں گے کہ نہیں۔ تو یہی اب طالبان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس عمل کو تیز کرے۔ حکومت سازی کے عمل میں جتنی بھی تاخیر ہوگی اتنا ہی طالبان کے حق میں وہ بات بہتر نہیں ہوگی۔ مفاہمتی عمل کو اب جس طرح آج ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ ملا ہیبت اللہ اخندزادہ صاحب میدان میں آ گئے ہیں، انہیں پہلے بھی میرے خیال میں ان کی سرپرستی ہی میں یہ تمام مفاہمتی عمل جاری تھا، لیکن اب طالبان قیادت کو مزید پوری سرعت کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ اس عمل کو آگے بڑھانا ہوگا۔ جتنا ڈیلے ہوگا اتنا عوام میں افغان عوام کے مشکلات میں بھی اضافہ ہوگا، اور ان کا جو ابھی تک جو طالبان دعویٰ کر رہے ہیں کہ افغان عوام نے ان پہ اعتماد کیا ہے، تو اس اعتماد میں کمی کے بھی خدشات موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان میں حکومت نہ ہونے کی وجہ سے انتظامی مسائل سامنے آئے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں کم پڑ رہی ہے، بینک بند ہے، کاروبار ٹھپ ہے، سرکاری ادارے بند ہے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ طالبان جلد از جلد نظام حکومت تشکیل دے اور ایسا نظام لائے جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ جس طرح شیر محمد خان استانکزئی جو سیاسی امور کے ایک اہم رہنما ہے طالبان کے، ان کے حالیہ جو بیان تھا اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ تمام فریقین کو چاہے جس مسلک کے ہو چاہے جس علاقے سے ہو نئی حکومت میں جگہ دی جائے گی۔ تو ان تمام باتوں کو اب عملی کرنے کا وقت آیا ہے۔ حکمت یار صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں، یا عبداللہ صاحب سے جو ہم سنتے آ رہے تھے، یا حامد کرزئی صاحب کے جو رشید صاحب یہ تو جب حکومت قائم ہوگی اس کے لیے پہلے لویا جرگہ ہوگا، اس میں معاملات طے کیے جائیں گے۔ اب تھوڑا سا ہم بات کر لیں، جیسے جیسے 31 اگست قریب آ رہی ہے، افغانستان خاص طور پر کابل میں پرتشدد کارروائیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج بھی راکٹ فائر کیے گئے اور پھر ڈرون حملوں کی اطلاعات بھی ہیں، وہ ڈرون حملے امریکہ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں۔ تو 31 اگست تک یہ پرتشدد کارروائیوں میں اضافہ ہوگا، یہ تھوڑی سی انسرٹنٹی کو، غیر یقینی صورتحال کو بڑھاوا نہیں دے رہے؟ جی بالکل، میں جس طرح گزارش کر رہا تھا کہ جتنا بھی یہ نظام آپ انٹروڈیوس نہیں کریں گے، قابل قبول نظام جو دنیا کے لیے بھی قابل قبول ہو اور افغان عوام کے لیے قابل قبول ہو، تو یہی مسائل سامنے مزید آئیں گے۔ جو آپ نے حملوں کی بات کی، تو اس وقت ایک ہی ڈرون حملے کی تصدیق پینٹاگون اور طالبان قیادت کر چکے ہیں، جس میں 2 افراد کم از کم مارے گئے تھے۔ اور جو کل کے واقعات راکٹ فائر ہوئے تھے اور ایک موٹر کار سوار کو جو امریکہ نے مبینہ طور پر دہشت گردی کے الزام میں نشانہ بنایا تھا، تو اس کے بعد بھی آج صبح بھی کابل میں دھماکے سنے گئے تھے، لیکن بعد ازاں جب ہماری بات ہوئی طالبان حکام سے، تو ان کا کہنا تھا کہ اب امریکی انخلاء ان کی آخری مراحل میں ہے، اور امریکی جاتے ہوئے اپنے جنگی ساز و سامان کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو یہ آوازیں ان کی تھی۔ اس وقت مجموعی طور پر کابل کے جو مضافات ہے اس میں حالات پر سکون ہے، لیکن جس جانب آپ نے اشارہ کیا یہ بہت بنیادی بات ہے کہ داعش کا وہاں پہ خراسان گروپ کی سرگرمیوں میں اچانک اضافہ، اور اس کے بعد جب کل ہم توقع کر رہے ہیں کہ امریکہ اپنے وعدے کے مطابق افغانستان سے چلا جائے گا، اس کے بعد ریموٹ سے جو پراکسی وار کی سرزمین استعمال ہوتی رہی ہے، تو امریکہ اور راج ایسی قوتوں کے لیے بھی مزید آسان ہو جائے گا کہ بہت شکریہ رشید صافی آپ کا۔ رشید صاحب ہم سے بات کرے تھے، آگے بڑھیں گے اور کچھ بات کریں گے۔ طالبان نے وادی پنجشیر میں پیش قدمی کی ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز وادی کے باہر طالبان اور باغی فوجوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ پنجشیر میں سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے طالبان کے حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ وادی کے مکینوں کا کہنا ہے کہ طالبان نے ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کے رابطے منقطع کر دیے ہیں۔ اسی دوران فریقین کے عہدیداروں نے کہا کہ ان کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ طالبان نے پنجشیر کے رہنماؤں کو نئی حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے، لیکن تاحال بات چیت میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ ناظرین، کابل ایئرپورٹ پر آج صبح 5 راکٹ فائر کیے گئے جنہیں دفاعی نظام نے ناکام بنا دیا۔ امریکی حکام نے CNN کو بتایا کہ کسی کے ہلاک یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی اور ایئرپورٹ کھلا ہے۔
दूसरी जानिब बरतानिया समेत दुनिया के तकरीबन 100 ममालिक ने कहा है कि तालिबान ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि गैर मुल्की शहरियों और अफगानों को 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान छोड़ने की इजाज़त दी जाएगी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के नुमाइंदा फ़हद जावेद ने हमें ज्वाइन किया है। फ़हद जावेद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं। आपने अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन रही 15 अगस्त के बाद, ख़ासतौर पर उसको ख़ुद वहाँ काबुल में रहते हुए मॉनिटर किया, देखा, रिपोर्टिंग की। अफ़गानिस्तान के हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा कि इस वक्त अमन व अमान की जो सूरत हाल है, रोज़मर्रा के मामूलात हैं, वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? जी, अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है ये इबहाम का शिकार है, क्योंकि अभी तक वहाँ पर कोई हुकूमत तश्कील नहीं दे सके तालिबान, और जो लोग हैं वो परेशान हैं, क्योंकि वहाँ पर अब ग़िज़ा की किल्लत का भी सामना है लोगों को, और आलमी इदारा सेहत की तरफ से और आलमी इदारा खुराक की तरफ से भी इस बात का अंदिया दिया गया है कि खुराक की शदीद किल्लत का सामना हो सकता है अफगानिस्तान में, क्योंकि जो अभी तालिबान जिनके पास अफगानिस्तान का टेम्परेरी आप कह सकते हैं कि कंट्रोल है, उनके पास कोई रिजर्व नहीं है। इनके जो फंड्स थे वो आलमी इदारों ने और अमेरिका ने इनके फंड सील कर दिए, लिहाजा ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, और हर हमसाया ममालिक की तरफ से सरहदें भी बंद है, तो खुराक की किल्लत का इनको बहुत ज़्यादा सामना है। दूसरी तरफ अमन ओमान की सूरत हाल है वो भी अबतर होती जा रही है, क्योंकि दाइश की तरफ से कल भी वहाँ पर रॉकेट हमले किए गए, आज सुबह भी जो है वहाँ पर 2 धमाकों की इतला थी। इस हवाले से जो है अभी चीज़ें अभी जो डेवलप होनी है वो उस तरह डेवलप नहीं हुई, और 31 अगस्त को जो है वो अमेरिका ने इनखिला करना है। इसके बाद सूरत हाल जो है वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तालिबान ने तुर्की की हुकूमत के साथ रब्ता किया और उनको कहा है कि अमेरिकन के जाने के बाद जो एयर कंट्रोल का निज़ाम है वो तुर्की के जो हुकूमत है या उनके जो लोग हैं वो संभाले, ताकि वहाँ पर जो जहाज है वो लैंड कर सके। दूसरी तरफ उन्होंने यकीन दहानी कराई है तालिबान ने कि 31 अगस्त के बाद भी जिनके पास वीज़ा होगा या जो गैर मुल्की है उनको मुल्क से जाने दिया जाएगा। जी बिल्कुल सही। अच्छा फ़हद, चूँकि मौसम सरमा की भी आमद है, इस हवाले से जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी ख़बरदार किया है आलमी बरादरी को कि हमें अफ़गानिस्तान में जो लोग हैं उन्हें खुराक भी फ्राहम करनी है, उन्हें दवाइयाँ भी पहुँचानी हैं, और सर्दी से बचाने के लिए चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो चुका है। तो हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए कि काबुल में जो लोग मौजूद हैं उनकी क्या तवक्कुआत है आलमी बरादरी से, क्या इंतज़ाम किए? पाकिस्तान की जानिब से तो पहला जहाज़ आज पहुँचा है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिक्वेस्ट पर, तो इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, क्योंकि हम भी वहाँ पर मौजूद थे और जो ग़िज़ाई अशिया थी उनकी कीमतें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था, क्योंकि जो अफ़गानी जो करेंसी है वो डॉलर की निस्बत में गिरना शुरू हो गई थी, जिसके बायस वहाँ पे महंगाई का तनासुब बढ़ता जा रहा था और लोगों ने जिनके पास कुछ खुराक मौजूद थी वो ज़ख़ीरा कर ली थी। इसलिए अब वहाँ पर खुराक की शदीद किल्लत का सामना था। पाकिस्तान की तरफ से पहला इमदादी जहाज़ जो है वो पहुँचा है, दीगर ममालिक की तरफ से भी अपील की गई है, लेकिन इसका ये एक मुस्तकिल हल नहीं है। तालिबान को जो है फौरी तौर पर हुकूमत तश्कील देनी है, जिसमें अभी तक वो कामयाब नहीं हो सके, तमाम कौमी धड़ों को अपने साथ शामिल नहीं कर सके, जिसकी वजह से अभी तक हुकूमत तश्कील नहीं दी गई है। और आलमी बरादरी भी इस बात का इंतज़ार कर रही है कि यहाँ पर जो हुकूमत हो उससे बात की जाए, उसको इमदाद दी जाए, क्योंकि अभी वहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है। तो आलमी इदारे भी इस बात पे इबहाम का शिकार हैं कि ये चीज़ें, ये जो इमदाद सामान है ये किसके हवाले किया जाएगा। जी बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया फ़हद जावेद, आप हमें अपडेट कर रहे थे अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। काबुल में आप मौजूद रहे, काबुल की सूरत हाल को आपने रिपोर्ट किया, वहाँ से 15 अगस्त के बाद किस तरह से तब्दीली आई वहाँ पर, किस तरह से लोग इस वक्त अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वहाँ पर हालात कैसे हैं। नाज़िया, अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है और हम देखते हैं कि जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे भी बात करनी है। ज़ाहिर है 2 ममालिक के अगर दरमियान बात हो रही है, किसी किस्म की इमदाद पहुँचनी है, तो फिर सफारत खाने ने अगर काम करना तो उसके लिए अफगान ज़िम्मेदारान का तयन होना और उनका मौजूद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो फ़हद जावेद हमें इसी हवाले से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में आने से भारत को बहुत बड़ा सिफारती धचका पहुंचा है। जी हाँ, अमेरिका में कायम विल्सन सेंटर के एशिया प्रोग्राम के डेप्यूटी डायरेक्टर माइकल कुगलमैन ने कहा है कि भारत जो खित्ते में अफगानिस्तान का सबसे करीबी शराकतदार था, अब खित्ते में अफगानिस्तान के हवाले से सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाला मुल्क है। नई दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू की यूनिवर्सिटी के हैप्पीमॉन जैकब ने भी ऐसे ही ख्यालात का इजहार किया है कि ऐसा लगता है कि भारत अफगानिस्तान के मामले में खेल से बाहर हो गया है। अल जज़ीरा टीवी से बात करते हुए
उन्होंने कहा कि फिल वक्त अफगानिस्तान में भारत की सिफारतकारी वजूद नहीं रखती और उसकी वाबस्तगी ड्रामाई हद तक कम हो चुकी है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद खान ने कहा है कि सफारत खाना तोरखम के जरिए 75 अफराद के इनखला का इंतजाम कर रहा है, जिनमें ज़्यादातर पाकिस्तानी ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि आलमी इदारा सेहत की तरफ से तिब्बी सामान लेकर PIA की कार्गो परवाज़ इस्लामाबाद से अफगानिस्तान के शहर मज़ार शरीफ पहुंची है। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी इमदादी इदारों के साथ मिलकर इंसानी बुनियादों पर अफगानिस्तान को ज़रूरी सामान की फ़राहमी की जा रही है। इस हवाले से उन्होंने PIA का शुक्रिया अदा किया। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मुल्क जो तबाह होता है, प्राइम मिनिस्टर, वजीर जब वो चोरी शुरू करते हैं, हर साल गरीब मुल्कों से, डेवलपिंग वर्ल्ड से 1000 अरब डॉलर चोरी होके जाता है अमीर मुल्कों में और ऑफशोर अकाउंट्स में और मेफेयर की तरह फ्लैट्स में। पंजाब की एंटी करप्शन, इन्होंने नून लीग के 10 सालों में जो टोटल पैसा एंटी करप्शन ने रिकवर किया था वो 2.5 अरब रुपया था। हमारे सिर्फ अभी 3 सालों में पंजाब की एंटी करप्शन ने 450 अरब रुपया अब तक रिकवर कर चुके हैं। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और वज़ीर आज़म के पार्लिमानी उमूर के डॉक्टर बाबर अवान के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में फैसला हुआ है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 13 सितंबर को बुलाया जाएगा। मुलाकात में वफाक के वज़रा असद उमर और डॉक्टर फहमीदा मिर्जा भी मौजूद थे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर ममलिकत खिताब करेंगे। मुलाकात में कानून साजी और नए पार्लिमानी साल के कैलेंडर से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल भी हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि चौथे पार्लिमानी साल में ज़ेर इल्तिवा कवानीन और अवामी फलाह व बहबूद से मुतालिक कवानीन तरजीही बुनियादों पर मंजूरी के लिए पेश किए जाएँ। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि नए पार्लिमानी साल का कैलेंडर तैयार कर लिया गया है, जिसे हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने मुख्तलिफ मुल्कों में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीरों से वीडियो लिंक खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की तवज्जो जुग़राफ़ियाई इक़्तिसादी तरजीहात पर मरकूज़ है। तवक्को है कि सुफ़रा दिए गए अहदाफ के हुसूल के लिए इक़्तिसादी सिफारतकारी मौसर अंदाज में बरूए कार लाएंगे। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अफ़गानिस्तान में क़याम अमन से वस्त एशियाई ममालिक के साथ हमारे तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित में बहुत बेहतरी आने की तवक्को है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमारी हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद और उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए पुरअज़्म है। इजलास में शरीक सफरा ने इक़्तिसादी सिफारतकारी के तहत वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से दिए गए अहदाफ की तकमील के लिए काविशों से वज़ीर ख़ारिजा को आगाह किया। अहदाफ में तिजारत, सियाहत, सरमायाकारी का फ़रोग़ और पाकिस्तान की बरामदात में इजाफे के लिए नई मंडियों तक रसाई शामिल हैं। वज़ारत ख़ारिजा वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन की रोशनी में इक़्तिसादी सिफारतकारी के तय करदा अहदाफ के हुसूल के लिए कोशां हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पाकिस्तानी बरामदात को बढ़ाने के लिए किए गए इक़दामात के मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए हैं। इत्तलात व नशरियात के वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब ने अपने ट्वीट में कहा कि रवा साल जुलाई में बरामदात 19.7% इजाफे के साथ 2 अरब 30 करोड़ डॉलर्स रिकॉर्ड की गई हैं। उन्होंने कहा कि बरामदात में इजाफा पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे का बायस बनता है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सियासत का महवर बनने जा रहा है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी दहशतगर्द ताकत को इस्तेमाल कर सकता है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अफ़गानिस्तान से तमाम पाकिस्तानियों का इनखला मुकम्मल किया जा चुका है। अफ़गानिस्तान का अमन और इस्तेहकाम हमारा अमन और इस्तेहकाम है। पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती की जिम्मेदारी के साथ बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी भी पूरी करेगा।
یہ یقین دلایا گیا ہے اور ہمیں پوری توقع ہے طالبان کی حکومت سے کہ وہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور الحمدللہ بارڈر پر پاکستان کی فوج موجود ہے، ایک ایک انچ پر پاکستان کی عظیم افواج موجود ہیں اور اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہیں۔ ہمارا دشمن ہندوستان کسی بھی دہشت گرد طاقت کو استعمال کر سکتا ہے۔ جو کچھ انڈیا کے الیکٹرانک میڈیا میں پاکستان کے خلاف پروگرام ہو رہے ہیں وہ انتہائی بیہودہ، بھونڈے اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، پاکستان اپنی قومی سلامتی کی ذمہ داری بھی پوری کرے گا، بین الاقوامی تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرے گا، لیکن دنیا یہ نہ بھولے کہ ہماری چھاتی پہ 80,000 لوگوں کی شہادت ہے۔ ملکی سیاست پر بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وہ پہلے بھی اسلام آباد آئے تھے لیکن انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ اپوزیشن کو کہنا چاہتا ہوں آپ پچھتائیں گے۔ اپوزیشن کو پاکستان کے معاملات سے نمٹنے کا کوئی شعور نہیں ہے۔ ناظرین، غذائی تحفظ و خوراک کے وفاقی وزیر سید فخر امام نے کہا ہے کہ برآمدات کا فروغ ملکی معیشت کے لیے ضروری ہے اور اس حوالے سے زرعی شعبے کا کردار اہم ہے۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی سے ملاقات میں سید فخر امام نے کہا کہ آزاد جموں کشمیر میں زرعی اصلاحات سے معیشت کو فروغ ملے گا۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار عبدالقیوم خان نیازی نے کہا کہ آزاد جموں کشمیر منافع بخش زرعی مصنوعات کی بہت گنجائش موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئی ایگریکلچر پالیسی کے سلسلے میں غذائی تحفظ و خوراک کے وفاقی وزیر کی معاونت حاصل کی جائے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ شہباز شریف نے مزار قائد پر مضحکہ خیز پریس کانفرنس کی۔ ان کو چاہیے وہ لاکھوں لوگوں کو اسلام آباد میں اجتماع کرنے کی بجائے اپنے بھائی کو لندن سے بلائیں۔ شہباز شریف کی پریس کانفرنس پر اپنے رد عمل میں وفاقی وزیر نے کہا کہ شہباز شریف کو چاہیے کہ وہ سیاست کو چھوڑیں اور اپنے وکیلوں سے مشورہ کریں۔ ان کے خلاف مضبوط کیسز کی بدولت لگتا نہیں کہ وہ زیادہ دیر جلسوں سے خطاب کر سکیں گے۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ مسلم لیگ نون میں پارٹی کی صدارت کے لیے ٹاس ہوتا ہے۔ اس مرتبہ شہباز شریف صدر ہیں، اگلی بار مریم نواز اور پھر شاہد خاقان عباسی کی باری ہوگی۔ شہباز شریف صاحب اس قسم کے ایک ہنسی مذاق کے موڈ میں ہوں تو وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے اوپر نہ جایا کریں۔ آپ لاکھوں لوگوں کو چھوڑیں، صرف اپنے بھائی صاحب کو اپنے یو کے سے لندن سے واپس بلائیں اور ان سے کہیں کہ وہ یہاں آئیں اور اپنے خلاف مقدمات کا سامنا کریں۔ اور رات کو جس طریقے سے شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب نے ٹسوے بھرے پاکستان کے لوگوں کے اوپر کہ مہنگائی ہو گئی ہے، لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے، یہ مہنگائی ہے یا جو بھی حالات ہیں وہ پاکستان کے عوام نے اس کو ڈیل کرنا ہے۔ لندن میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پاکستان کے لوگوں کی اتنی پرواہ جتنی ہے اتنا ہمیں بھی پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے۔ شہباز شریف صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ فی الحال سیاست کے اوپر اپنی توجہ کم رکھیں۔ ویسے بھی ان کی پارٹی میں ٹاس ہو رہا ہوتا ہے، اس مہینے وہ صدر ہیں، اگلے مہینے مریم نواز صدر ہوں گی، پھر شاہد خاقان عباسی صدر ہوں گے۔ پہلے اپنی پارٹی کی اندرونی سیاست کے اوپر توجہ دیں، اپنے وکیلوں کے ساتھ وقت گزاریں اور پھر اگر وہ بچا گئے تو پھر انشاءاللہ ملکی سیاست پہ بھی ان کی بات کو سنا جائے گا۔ وزیر دفاع پرویز خٹک نے کہا کہ پی ڈی ایم کا کراچی میں جلسہ فلاپ شو ثابت ہوا۔ کراچی کے عوام نے مسترد شدہ جماعتوں کے ٹولے کو ان کی حیثیت یاد دلا دی۔ عامہ کالونی نوشہرہ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پرویز خٹک نے کہا کہ عوام باشعور ہیں، اپوزیشن کے جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ عوام کو معلوم ہے کہ ان کے یہ جلسے جلوس صرف اپنے ذاتی مفاد اور اقتدار کی کرسی تک پہنچنے کے لیے ہیں۔ پرویز خٹک نے کہا کہ جلسے جلوسوں سے کبھی ووٹوں سے منتخب شدہ حکومتیں ختم نہیں ہوتی۔ اپوزیشن اپنی سوچ میں تبدیلی لا کر شارٹ کٹ کی بجائے 2023 کے انتخابات کی تیاری کرے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کا غیر فطری اتحاد مقافات عمل کا شکار ہو کر بکھر چکا ہے۔ 11 جماعتوں پر مشتمل غیر فطری اتحاد 11 ماہ بھی نہیں چل سکا۔ اپنے بیان میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ پی ڈی ایم کو اپنے منفی رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ بدقسمتی سے یہ عناصر عقل کے ساتھ بصیرت سے بھی آ رہی ہیں۔ اس مفاد پرست ٹولے کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں۔ اطلاعات و نشریات کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر فیصل جاوید نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم انتخابی اصلاحات پر سودے بازی چاہتی ہے، ایک بار پھر عوامی مفاد کی قانون سازی پر بلیک میل کرنے اور این آر او مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ اگر نیب قوانین میں ان کی مرضی کی 34 شکیں مان لیں تو یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا ووٹنگ کا حق قبول کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 3 سال میں NRO لینے کی ہر کوشش ناکام ہوئی اور اب بھی انہیں ناکامی ہوگی۔ سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ PDM کی گاڑی کو بار بار سٹارٹ کرنے کی ناکام کوششیں جاری ہیں مگر اس کا انجن ہی کام نہیں کر رہا۔ دھکا سٹارٹ گاڑی کو عوام نے پھر مسترد کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے فورٹ منرو میں قبائلی مائدین اور معززین علاقہ سے گفتگو میں کہا کہ کوہ سلیمان کا باسی ہونے کے ناطے علاقے کے مسائل کا بخوبی ادراک ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ حکمرانوں نے جان بوجھ کر کوہ سلیمان، فورٹ منرو اور دیگر پسماندہ علاقوں کو نظر انداز کیا۔ موجودہ حکومت پسماندہ اور وسائل سے محروم علاقوں کی مساوی ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ عمائدین نے خطے میں ریکارڈ ترقیاتی منصوبوں کے اجرا پر وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کی زیر صدارت دبئی میں ہونے والے بین الاقوامی ایکسپو کی تیاریوں پر پیش رفت سے متعلق جائزہ اجلاس کوئٹہ میں ہوا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر جام کمال خان نے کہا کہ دبئی ایکسپو میں بلوچستان کے قدیم ورثے، پرکشش قدرتی ماحول اور مستقبل کے امکانات کو اجاگر کیا جائے۔ انہوں نے ایکسپو میں بلوچستان میں متبادل توانائی کے ذرائع اور سرمایہ کاری کے بہترین مواقع کی فراہمی بھی متعارف کرانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ قدرت نے بلوچستان کو قدرتی خوبصورتی، تاریخی مقامات، جونپیر کے جنگلات اور ساحلی پٹی سے نوازا ہے جنہیں عالمی سطح پر متعارف کرانے میں دبئی ایکسپو مددگار ثابت ہوگی۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق صوبے کے تمام اضلاع میں ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ ضلع شانگلہ کی تحصیل پورن میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا کہ مستقبل قریب میں لوگ ترقی کے حوالے سے خیبر پختونخوا کی مثال دیں گے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے شانگلہ میں یونیورسٹی، لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ ڈگری کالجز کے قیام، خواجہ خیلہ بشام ایکسپریس وے کی تعمیر، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال شانگلہ کی اپ گریڈیشن کا بھی اعلان کیا۔ آج میں اپنے علاقے میں کھڑا ہوں، مجھے سواد اور شہر میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے۔ میرے دوستوں میری بات سن لیں، یہاں پر تقریر کرنا، یہاں پر آنا، میں اس لیے دوبارہ آیا کہ یہاں پر آپ کے علاقے میں ایک وہ بھی میرا دوست ہے، ہمارے علاقے کا ہے، میر مقام صاحب یہاں پر رہتے ہیں، یہ اس کا علاقہ ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ کم از کم پران جو اس کا آبائی علاقہ ہے یہاں پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، سارے مسائل حل کرنی ہوگی۔ 10 سال 15 سال حکومت میں رہ کے اگر کوئی اپنے آبائی علاقے کا تقسیم نہیں بدل سکتا تو میرے خیال میں اس کو سیاست کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور وزیر اعلیٰ نے تحصیل پورن میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کے لیے 20 کروڑ روپے، رابطہ سڑکوں کی تعمیر کے لیے 10 کروڑ روپے کے ترقیاتی بجٹ اور کانا کی تحصیل کو درجہ دینے کا بھی اعلان کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا کہ سرکاری ملازمین حکومتی انتظامی ڈھانچے کا بنیادی جزو ہیں۔ ان پر پارلیمنٹ سے منظور کیے جانے والے قوانین اور عوامی فلاح کے لیے بنائی جانے والی حکومتی پالیسیز پر عمل درآمد یقینی بنانے کی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اسلام آباد میں خیبر پختونخوا سروسز اکیڈمی میں زیر تربیت صوبائی مینجمنٹ سروس کے افسران سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سرکاری ملازمین اپنے عہدوں سے بالا تر ہو کر مثبت سوچ کے ساتھ اپنی توانائیاں عوام کو ریلیف پہنچانے، ملک کو اقوام عالم میں ایک باوقار مقام دلانے کے لیے صرف کریں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت اصلاحات کے ذریعے ملکی اداروں کو مستحکم بنانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات اٹھا رہی ہے۔ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے عالمی سطح پر ملک کے وقار میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ عوامی فلاح کے بہترین منصوبوں کے ذریعے ریلیف کی فراہمی کو یقینی بنایا ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت کی 3 سالہ کارکردگی کے حوالے سے لاہور میں اپنے ایک بیان میں چودھری پرویز الہی نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق احساس پروگرام سے جہاں مستحق افراد کے مالی معاونت کا سلسلہ جاری ہے، وہیں نوجوانوں کو روزگار کے مواقع میسر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کرونا میں دنیا بھر میں تعلیم اور صحت سمیت معیشت بری طرح متاثر ہوئی، تاہم پاکستان میں وزیراعظم عمران خان کی کامیاب حکمت عملی کے باعث حالات پر قابو پانے میں مدد ملی۔
معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا ہے کہ احساس پروگرام سماجی تحفظ کا بہت بڑا پروگرام ہے اور اس کا دائرہ کار پورے ملک میں بڑھایا جا رہا ہے۔ پی ٹی وی نیوز کے پروگرام صبح پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا کہ احساس پروگرام کی آگاہی کے لیے یونیورسٹیز میں بھی مہم چلائی جا رہی ہے۔ پروگرام کے تحت طالبات کو وظیفہ طلباء سے زیادہ رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ احساس بلا سود قرضہ 130 اضلاع میں دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کا ویژن ہے کہ پسماندہ طبقے کی فلاح کے لیے کام کیا جائے۔ 3 سال میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سماجی تحفظ کا پروگرام تشکیل دیا گیا، اس کے انتظامی ڈھانچے بنائے، شفافیت کے نظام کے ساتھ اور تمام پروگراموں کے ساتھ ہم نے سروے بھی کمپلیٹ کیا ہے۔ جیسے جیسے سروے کمپلیٹ ہوا ہم نے سروے کے ساتھ ساتھ پورٹل بنانا بھی شروع کر دیا۔ لاسٹ ٹرینڈز ہیں ریفائنمنٹ کے، کوالٹی چیکس کے، وہ اس وقت ہو رہے ہیں۔ کل شام تک ہم اس پورٹل کو لانچ کریں گے۔ کچھ مزید خبریں بھی شامل کریں گے کیبنٹ آور میں، ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على
कैबिनेट आवर में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहेंगे। मुआविन खुसूसी अली नवाज आवान ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहली हुकूमत है जो आवाम की तरक्की और फलाह के लिए कई मंसूबों पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। 7th एवेन्यू इंटरचेंज की तामीर के मंसूबे की साइट पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मुआविन खुसूसी का कहना था कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का शुमार दुनिया के 10 खूबसूरत दारुल हुकूमतों में होता है। एक सवाल पर मुआविन खुसूसी का कहना था कि E11 में 80 फीट का नाला 18 फीट में तब्दील करने वाले जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब में कोरोना की शरह 6.36% है। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरावाला, फैसलाबाद में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए वाहिद हल वैक्सीनेशन है। हमारा छुटकारा हो और हमारी जान छुटे, तो मैं आपको बताती चली जाऊं कि वैक्सीनेशन ही एक वाहिद इलाज है कि हम अगर वैक्सीनेट करवाएंगे तो कम से कम हमारी आबादी की 85% लोग बचे रहेंगे इस वबा से। और ये भी बताती चली जाऊं कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं जिनको वैक्सीन मिली हुई है और वो दाखिल हैं अस्पताल में, उनकी बीमारी की शिद्दत भी कंपैरेटिवली कम है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को हक राय दही देने और पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तें मुख्तस करने का मामला। पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल ने अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया। मजीद तफसील हुमा इकबाल से। पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल ने इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसमें उनका मुतालबा था कि उन्हें वोट देने का बुनियादी जमहूरी हक दिया जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि वो मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। 90 लाख पाकिस्तानी वोट डालने के हक से महरूम क्यों रहें? हमारे मुतालबात को मंजूर किया जाए ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की में अपना किरदार एहसन तरीके से अंजाम दे सकें। इस मौके पर मियां तारिक जावेद का कहना था कि इलेक्शन कमीशन हमारे वोट डालने के लिए अपना किरदार अदा करे। हुकूमत के आने के बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रेमिटेंस की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ा दी। ये इस बात का सबूत है कि हम इस पाकिस्तान के साथ वफादार हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक का फैसला किया हुआ है उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए। 2023 में 90 लाख पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक दिया जाए। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना था कि हम पाकिस्तानी हालात वाक़यात से हरगिज लाइल नहीं हैं। जब भी मुल्क पे बनती है, मुल्क सुधारो, कर्ज उतारो हो, तब भी ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी जान माल लगा के पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं। और क्या वजह है कि एक सादा सी आसान सी सहूलत हम मांग रहे हैं कि हमें हमारी राय का हक दिया जाए। हमारे हंगामी हालात हों, हमारी NGOs हों, हमारे पे कोई भी कुदरती आफात हों, उन सब में पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी की तरफ से हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। हमें पार्लियामेंट के अंदर मखसूस नशिस्तों पे नुमाइंदगी दी जाए और जो सलूक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ किया जा रहा है वो बंद किया जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि पाकिस्तान की सियासत में हमारा किरदार मुस्बत और तामीरी होगा। असम्बलियों में हमारी मौजूदगी दरअसल पाकिस्तान की जदीद दुनिया के साथ हम आहंगी का पेश खैमा साबित होगी। हुमा इकबाल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।